हेलो। कॉपी कंस्ट्रक्टर लास्ट वीडियो में हम लोग किए थे उस पर, लेकिन चलो उसमें आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट नहीं हुआ था लास्ट वीडियो में। एक चीज बाकी रह गया था कॉपी कंस्ट्रक्टर में कि ऐसा कौन कौन सा सिचुएशन है या सिचुएशंस हो सकते हैं जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिचुएशंस देखें। व्हेन इज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। कौन कौन सा सिचुएशन होगा जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो एक तो सिचुएशन हम लोग देख चुके हैं कि हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड with the help of another object. When an object is initialized with the help of other object. तो पहला सिचुएशन तो ये हो गया भाई कि जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के मदद से इनिशियलाइज किया जाएगा तब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इसके अलावा कुछ और सिचुएशंस हो सकता है जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो चलो वो भी देख लें। दूसरा पॉसिबिलिटी ये कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को पास करेंगे बाय वैल्यू, किसी फंक्शन में ऑब्जेक्ट को हम लोग पास करेंगे बाय वैल्यू, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास बाय वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग आर्ग्यूमेंट पास करते हैं बाय वैल्यू तो फंक्शन क्रिएट्स कॉपीज ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट टू वर्क अपॉन इट। मतलब फंक्शन जो है वो एक्चुअल आर्गुमेंट का कॉपी क्रिएट करता है ताकि वो उस पर काम कर सके। तो कॉपी क्रिएट करता है, तो अगर ऑब्जेक्ट का उसको कॉपी करना होगा, ऑब्जेक्ट का कॉपी क्रिएट करना होगा और उसके मदद से उसको इनिशियलाइज करना होगा, तो ऐसे सिचुएशन में वो कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग फंक्शन में ऑब्जेक्ट पास करते हैं बाय वैल्यू तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और तीसरा सिचुएशन और अंतिम कि जब कोई फंक्शन रिटर्न करता है कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन अ फंक्शन रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, तो जब कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई ऑब्जेक्ट रहेगा। जिस तरह का वैल्यू फंक्शन रिटर्न करता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए वैसा वेरिएबल रखना पड़ता है। तो अगर कोई फंक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ही काम चलेगा वो, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑब्जेक्ट रहेगा जो उस वैल्यू को कैप्चर करेगा या रखेगा। तो वहां भी एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी होने वाला काम हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वहां भी। तो ये सब डिफरेंट सिचुएशंस हैं, अलग अलग स्थितियां हैं जब कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, या हम ये कहें कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो इन्वोकेशन का ऑर्डर होता है कंस्ट्रक्टर का वो क्या होता है, क्या क्रम होता है कंस्ट्रक्टर के इन्वोकेशन का, कि किसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, किसका बाद में होगा, इन पर चलिए हम लोग थोड़ा बात कर लें। तो हेडिंग देते हैं ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन।
कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन का क्या क्रम होगा, किस ऑर्डर में वो इन्वोक होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एवरी टाइम जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अगर मान लो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर हम लोग बनाए हैं, डिक्लेयर किए हैं, क्रिएट किए हैं, मतलब कोई क्लास बनाए और उसका बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाए, तो सबके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो किस ऑर्डर में होगा, किस क्रम में होगा। तो देखो अगर एक ही क्लास का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड इन द ऑर्डर इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। मतलब जिस क्रम में हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसी क्रम में उनका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। जो ऑब्जेक्ट पहले बना होगा या जिस क्लास का ऑब्जेक्ट हम पहले बनाए होंगे उसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। सिंपल सा बात यही है कि ऑर्डर ऑफ क्रिएशन जो है वही ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन भी होगा। लेकिन क्या होगा अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लास है और किसी एक क्लास के अंदर हम दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट एज मेंबर बना रहे हैं, रख रहे हैं, तब ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन क्या होगा। सिचुएशन समझो, हम क्या कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सपोज करो हमारे पास दो क्लास है, दो क्लास, और पहला क्लास जो बना उसका ऑब्जेक्ट हम दूसरे क्लास में एज मेंबर रख रहे हैं। पहला क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में एज मेंबर हम रख रहे हैं। तो जब हम ये सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर तो दोनों क्लास का इन्वोक होगा। तो कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, इसको चलो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कंप्लीट प्रोग्राम बनाते हैं, हैश इंक्लूड IO stream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ये दोनों हेडर फाइल दे दिए भैया। अब चलिए एक हम क्लास बनाते हैं, क्लास सपोज इसको नाम दे दिए ए, दो डेटा मेंबर रख लिए, मान लो ए और बी, इंटीजर टाइप का। तुम चाहो तो अलग अलग टाइप का भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं। पब्लिक अब एक हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, मान लो ए INT आई कुछ डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, सपोज करो इसको 10 दे दिए, INT जे और कोई डिफॉल्ट वैल्यू इसको भी प्रोवाइड कर देते हैं, मान लो 15 दे दिया। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको प्रोटोटाइप यहां रख करके बाहर डिफाइन कर दें, या फिर यहीं पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि सी आउट कंस्ट्रक्टिंग ए और a इज इक्वल टू आई और b इज इक्वल टू जे। ये इसका कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर दिए। चाहो तो कोई एक और फंक्शन बना सकते हो इसके वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन हम वो नहीं बना रहे हैं। चलो हम केवल काम करेंगे ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑर्डर ऑफ इन्वोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर पर, कि कैसे कौन इन्वोक होगा पहले कौन बाद में। बाकी पर काम उतना करने का जरूरत नहीं है। अब चलो हम एक क्लास और बनाते हैं, क्लास बी। ठीक है, और मान लो कि इसमें भी हम दो मेंबर ले लेते हैं, एक एक्स ले लिए और फ्लोट वाई ले लिया। ठीक है, और पब्लिक में
कंस्ट्रक्टर इसका बना लेते हैं भाई बी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रख लेते हैं, या चलो कंस्ट्रक्टर हम उधर बनाते हैं, स्पेस हमारे पास कम है। पब्लिक में आए बी सी आउट कंस्ट्रक्टिंग बी, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.0, फ्लोट था इसीलिए, और ये बंद कर दिया। ये क्लास का भी डेफिनेशन मेरा ओवर हो गया। अब मान लो एक हम और क्लास बनाते हैं, सी नाम से, और यहां पर एक हम ए का ऑब्जेक्ट बना दें, एक बी का बना दें, और एक इसमें इसका अपना मेंबर कुछ रख लेते हैं, मान लो फ्लोट ले लेते हैं सी। पब्लिक में आ जाइए भाई। अब इसका जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो सी आउट कंस्ट्रक्टिंग सी, और इसको दूसरा चीज ले लेते हैं, यहां पर सपोज करो m ले लेते हैं, तो m इज इक्वल टू 0.0 ले लेते हैं। बंद कर दिए, बंद कर दिया। ये मेरा ये क्लास का डेफिनेशन हो गया। तो अब अगर हम लोग डिफाइन करें फंक्शन मेन कुछ इस तरह से कि void main CLR क्लियर स्क्रीन दे देते हैं, क्लास सी का ऑब्जेक्ट कुछ बना दें, क्लास सी का ऑब्जेक्ट मान लो हम बना दें ओबी नाम से, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट बना दिए और एक मैसेज डिस्प्ले कर दिए बैक टू मेन गेट ch और एंड। ये मेरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। तो अब ये काम कैसे करेगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो चलो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग देखो इस प्रोग्राम में 3 क्लास बनाए हैं। क्लास ए 2 डेटा मेंबर इसका है, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट पैरामीटर्स हम लोग यूज किए हैं, ए और बी को वैल्यू असाइन हो जाएगा। एक बी बनाए हैं, एक्स और वाई 2 डेटा मेंबर यहाँ पर है, कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, सी कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, और सब में एक खास बात हम रखे हैं कि एक मैसेज हम डिस्प्ले कराए हैं उस कंस्ट्रक्टर में। मैसेज डिस्प्ले करने वाला स्टेटमेंट रखे हैं ताकि जब ये प्रोग्राम रन हो और अगर कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, तो हमको पता चलेगा कि कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ है। अगर ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा तो तुमको कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्रीन में आ जाएगा, अगर ये एग्जीक्यूट होगा तो कंस्ट्रक्टिंग बी आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट होगा तो कंस्ट्रक्टिंग सी आ जाएगा। तो कहने का मतलब तुमको क्रम पता चल जाएगा कि कौन पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन बाद में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसीलिए उन सभी कंस्ट्रक्टर में हम एक मैसेज डिस्प्ले करने वाला स्टेटमेंट लिखे हैं। तो अब देखो मेरा कहना क्या है कि जब इस तरह का सिचुएशन है कि एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का हम ऑब्जेक्ट एज मेंबर बनाते हैं, तो पहले उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसका ऑब्जेक्ट एज मेंबर बना। मतलब हम कह सकते हैं इनक्लोज्ड क्लास जो है, जो क्लास के अंदर मेरा ऑब्जेक्ट है मेंबर के रूप में मौजूद, पहले उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इन द ऑर्डर इन विच दे आर क्रिएटेड।
उस क्रम में उनका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिस क्रम में उनको बनाया गया है। जैसे हम यहां पर कहेंगे क्या कि पहले हमको ए और बी का कॉल होगा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि वो मेरा एज मेंबर यहां पर क्लास सी में मौजूद है ऑब्जेक्ट उनका। तो जिनका ऑब्जेक्ट दूसरे क्लास में एज मेंबर रहेगा पहले उनका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसीलिए यहां पहले ए और बी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसी क्रम में होगा, क्योंकि पहले ए का बनाए हैं ऑब्जेक्ट फिर बी का बनाए हैं, तो पहले ए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा फिर बी का होगा और तब कॉल होगा सी का। माने ये जो स्टेटमेंट हम दिए सी का ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो ये इसके कंस्ट्रक्टर में आएगा पहले, लेकिन इसका कंस्ट्रक्टर वो इन्वोक करने से पहले कंस्ट्रक्टर वो कॉल करेगा जिनका मेंबर वो वहां पर एज ऑब्जेक्ट है, पहले उनका कंस्ट्रक्टर वो कॉल करेगा और तब फिर ये वाला कॉल होगा। ठीक है, और तब फिर हमारा प्रिंट होगा बैक टू मेन। मतलब अगर हम इसका आउटपुट लिखना चाहें, तो चलिए इसका आउटपुट यहीं पर लिखते हैं। आउटपुट इसका क्या आएगा, तो हम कह रहे हैं कि पहले ए का बन रहा है ऑब्जेक्ट, तो आएगा सबसे पहले तुमको कंस्ट्रक्टिंग ए। सबसे पहले ये स्टेटमेंट आउटपुट में तुमको आएगा कि कंस्ट्रक्टिंग ए, मतलब पहले ए का कंस्ट्रक्टर हमारा इन्वोक हुआ, फिर बी का ऑब्जेक्ट बना है तब तुमको आएगा कंस्ट्रक्टिंग बी, और लास्ट में आएगा तुमको कंस्ट्रक्टिंग सी। ठीक है, तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर तुम्हारा एग्जीक्यूट हो गया। तो अब फाइनली क्या, फिर यहां पर ये वापस आया तो बैक टू मेन। तो ये आउटपुट होगा इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट कराएं तब। तो सबसे पहले इन्वोक होगा ए का कंस्ट्रक्टर, फिर बी का, फिर सी का, एंड देन जो मेन में हमारा स्टेटमेंट है वो। तो ये हो गया बात ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन के बारे में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जिस तरह से नॉर्मल वेरिएबल को हम लोग डायनामिकली इनिशियलाइज करते हैं, उसी तरह से ऑब्जेक्ट्स को भी डायनामिक इनिशियलाइजेशन किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स का भी। तो अब चलिए हम लोग उस पर काम कर लें। डायनामिक इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लें कि डायनामिक इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या। डायनामिक इनिशियलाइजेशन से हम लोग क्या समझते हैं। तो देखो, जब कोई वेरिएबल हम लोग बनाते हैं और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ही उसके वैल्यू को इनिशियलाइज कर दें, जैसे अगर नॉर्मल वेरिएबल का बात करें, int a इज इक्वल टू 10, हालांकि ये तो इनिशियलाइजेशन हो गया एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई वेरिएबल है int a इज इक्वल टू 10, मतलब इनिशियलाइजेशन ड्यूरिंग रन टाइम, इसको भी हम डायनामिक इनिशियलाइजेशन कह सकते हैं। और एक मान लो और हम यहां पर वेरिएबल ले लेते हैं b इज इक्वल टू 5। अब हम ऐसा करें कि int c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो ये भी डायनामिक इनिशियलाइजेशन हो गया।
क्योंकि सी को ड्यूरिंग रन टाइम वैल्यू असाइन हो रहा है। तो कहने का मतलब कि जब हम लोग किसी वेरिएबल को या किसी एंटिटी को इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग रन टाइम, तो ये डायनामिक इनिशियलाइजेशन कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग यही कह सकते हैं कि डायनामिक इनिशियलाइजेशन मींस दैट द इनिशियल वैल्यूज मे बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग रन टाइम। इनिशियल वैल्यू जो है वो ड्यूरिंग रन टाइम उसको प्रोवाइड किया जाए, तो वो उसका कहलाता है कि डायनामिक इनिशियलाइजेशन है। तो हम लोग क्लास के ऑब्जेक्ट को भी डायनामिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि रन टाइम के समय उसको हम वैल्यू प्रोवाइड करें, तो ऐसा किया जा सकता है। तो कैसे भाई, कैसे ये काम होगा? तो चलो उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हमने एक क्लास बनाया ABC नाम से, ठीक है, एक क्लास बनाए ABC। मान लो 2 डेटा मेंबर इसमें रख लें, एक INT A रख लें और एक फ्लोट B रख लें, पब्लिक। अब क्या करते हैं कि चलो एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जो कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं INT X फ्लोट Y, और A को असाइन कर देते हैं X, B को असाइन कर देते हैं Y, ठीक है। और तुम चाहो तो एक आठ और कंस्ट्रक्टर बना के रख लो, ABC %S, A इज इक्वल टू S डॉट A और B इज इक्वल टू S डॉट B, ये करके रख लिया, ठीक है। और कुछ होगा इसमें, चाहो तो और भी कोई कोड लिख सकते हैं, नहीं तो अभी हम इतना ही रहने देते हैं इसमें, ठीक है। अब void main, हम क्या करते हैं, यहां भी 2 वेरिएबल ले लेते हैं, INT M और float N। ये 2 वेरिएबल ले लिए भाई। अब ये दोनों का वैल्यू हम एंटर करा दें, एंटर एन इंटीजर वैल्यू, तो Cin M, और एक बार दे दें एंटर अ रियल नंबर या एंटर अ फ्रैक्शनल या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, डायरेक्ट वही लिख देते हैं भाई। तो Cin N हो गया, ठीक है। तो अब M और N के लिए जब वैल्यू मिल गया, अब हम लोग क्या करते हैं कि ABC का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लो OB1, और इसको पास कर देते हैं M और N एज आर्ग्यूमेंट। तो ये डायनामिक इनिशियलाइजेशन हो गया, इट इज डायनामिक इनिशियलाइजेशन विद वैल्यूज M एंड N, क्योंकि ड्यूरिंग रन टाइम हमको M और N का वैल्यू मिलेगा, और उसके बाद हम OB1 को इनिशियलाइज कर रहे हैं उस वैल्यू से। तो ये काम किया जा सकता है कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट के मेंबर को डायनामिकली इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये संभव है, किया जा सकता है। तो चलिए, ये तो बात हो गया डायनामिक इनिशियलाइजेशन का कंप्लीट। अब हम लोग आगे बात कर लें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग में तुमको सारा चीज बताए हैं हम कि ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर्स और नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग। तो हम लोग कहते हैं कि भाई वो फंक्शन को ओवरलोड किया गया है। तो जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन का हम लोग ओवरलोडिंग परफॉर्म करते हैं,
तो उसी तरह से कंस्ट्रक्टर का भी ओवरलोडिंग किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो जिस तरह से कोई भी अदर फंक्शंस को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं क्लास का या नॉर्मल फंक्शंस को, उसी तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो उसको अगर हम लोग चाहो तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि भाई कैसे होगा काम ये। तो एक चलो प्रोग्राम बनाते हैं। मान लो ये दो हेडर फाइल वही दे देना, इनको आईओस्ट्रीम और कोनियो है, iostream.h और conio.h। एक हम लोग क्लास बना लेते हैं कि भाई क्लास का नाम ले लेते हैं, सपोज करो कि डिपॉजिट, ठीक है। और यहां पर हम लोग कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। एक ले लेते हैं लॉन्ग int प्रिंसिपल, ठीक है। लॉन्ग int प्रिंसिपल ले लिए, टाइम को इंटीजर में ले लो और रेट को हम लोग फ्लोट में ले लेते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं कि टोटल अमाउंट भी हम लोग ले लेते हैं फ्लोट में। टोटल अमाउंट, इतना डेटा मेंबर हो गया। अब मान लो हम लोग आते हैं पब्लिक में और यहां कंस्ट्रक्टर बनाते हैं अलग अलग, ठीक है। एक यहां केवल डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन कर देंगे बाहर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। मान लो इसको हम दे देते हैं मेरा कंस्ट्रक्टर नंबर 1 है, ये मेरा कंस्ट्रक्टर नंबर 1 है। एक मान लो हम ले लेते हैं लॉन्ग p int फ्लोट r, इसको हम ले लिए कंस्ट्रक्टर नंबर 2। एक मान लो ले लिए ये कंस्ट्रक्टर नंबर 3 लॉन्ग p एंड int t। और एक ले लेते हैं लॉन्ग p फ्लोट r। और दो फंक्शन हम लोग बना लेते हैं, एक डिस्प्ले करने के लिए टोटल अमाउंट का वैल्यू और एक कैलकुलेट करने के लिए। तो void calc अमाउंट void और void डिस्प्ले। ये मेरा क्लास डिफाइन हो गया। अब सारे कंस्ट्रक्टर को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। डिपॉजिट, तो चूंकि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो तीनों को वैल्यू हम लोगों को खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मान लो प्रिंसिपल, टाइम और रेट हम सबको असाइन कर दिए 0। किया जा सकता है, वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला छोड़ देगा, इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट वाला टर्म हट जाएगा, केवल इंटीजर पार्ट रखेगा, 0 रखेगा। अब हम लोग आते हैं आगे, एक अगला वाला डिफाइन करें अगर, तो डिपॉजिट क्या था, लॉन्ग p int फ्लोट r। तो प्रिंसिपल हो जाएगा p, टाइम हो जाएगा t
और रेट हो जाएगा आर। ये मेरा हो गया। अब लॉन्ग पी आई एन टी टी, ये वाला, तो प्रिंसिपल को असाइन कर देंगे P, टाइम को असाइन कर देंगे T। अब रेट को कुछ तुम वैल्यू दे दो खुद से, तो मान लो रेट को हमने कोई वैल्यू दे दिया भाई 0.08, ठीक है। अब ये लॉन्ग पी फ्लोट आर, ठीक है। तो प्रिंसिपल को असाइन कर दें P, टाइम को कुछ असाइन कर दें मान लो 2, और रेट को असाइन कर दें R, ठीक है। अब कैलकुलेट अमाउंट को कॉल कर लें, वॉइड डिपॉजिट, इसको डिफाइन कर लें। तो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं कि टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाई 100। ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट हो गया। अब डिस्प्ले कर देना है, तो सबका वैल्यू डिस्प्ले कर दें। प्रिंसिपल P, टाइम T, प्रिंसिपल अमाउंट जो है नहीं, उसका तो वैल्यू मेरा प्रिंसिपल पूरा नाम लिए थे वेरिएबल का, प्रिंसिपल टाइम के लिए टाइम लिए थे नाम पूरा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा रेट है, और टोटल अमाउंट डिस्प्ले कर देंगे भाई। तो ये अभी तक मेरा क्लास और उनका फंक्शंस डिफाइन हो गया। तुम लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि हम लोग फिर अभी आगे बढ़ेंगे। मेन जब हम लोग बनाएंगे फंक्शन तो उस पर काम करेंगे, तो बिना मेन के तो ये पूरा होगा नहीं। तो अब आते हैं मेन में। तो वाइड मेन, अब हम लोग क्या करते हैं ना कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट, अब एक मान लो बना लें D1, कोई आर्गुमेंट नहीं दिए, तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। एक बना लेते हैं D2, और इसमें मान लो दे दिए 2000, टाइम कुछ दे दिए 0.07f, 3 आर्गुमेंट दे दिए, ठीक है। 3 आर्गुमेंट दे दिए तो वो सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। फिर D3 में आते हैं, मान लो इसमें कुछ प्रिंसिपल के लिए वैल्यू दे देते हैं और कुछ टाइम के लिए, तो
मान लो प्रिंसिपल दे दिए 4000 और टाइम दे दिए 1। अब एक D4 बनाते हैं। D4 के लिए भी प्रिंसिपल और रेट के लिए देना पड़ेगा वैल्यू। तो मान लो प्रिंसिपल दे दिए हम 3000 और रेट 0.12F दे दिए। तो ये मेरा 4 ऑब्जेक्ट बना लिए। तो अब अगर हम कॉल कर लें D1 डॉट कैल्क अमाउंट, फिर D2 डॉट कैल्क अमाउंट और D3 डॉट कैल्क अमाउंट, D4 डॉट कैल्क अमाउंट। ठीक है। अब उसके बाद सबका डिस्प्ले कर दो वैल्यू। तो D1 डॉट डिस्प्ले, हम लोग चाहें तो कुछ और इसको इंटरैक्टिव बना सकते हैं कि पहला ऑब्जेक्ट लिख दें पहले, उसके बाद इसको कॉल करें। D2 डॉट डिस्प्ले, D3 डॉट डिस्प्ले, तो सबका टोटल अमाउंट और प्रिंसिपल रेट ये सब आ जाएगा। D4 डॉट डिस्प्ले, गेट CH और एंड। ये जाकर के अब मेरा कंप्लीट प्रोग्राम हुआ। ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या ना कि D1 जब हम लोग बनाएंगे तो D1 तेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो सबसे पहले वाला कंस्ट्रक्टर था वो कॉल होगा, सबका वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये कॉल करेगा ये वाला कंस्ट्रक्टर को, प्रिंसिपल को 2000 INT T2 हो जाएगा, रेट हो जाएगा 0.07। D3 इसको कॉल करेगा लॉन्ग और INT T है तो प्रिंसिपल हो जाएगा 4000, टाइम हो जाएगा 1, रेट उसमें 0.08 यूज होगा। और जब ये हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ एक प्रॉब्लम है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखो हम क्या किए हैं कि प्रिंसिपल और रेट के लिए वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं, बीच में टाइम था उसको हम स्किप कर गए। ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग बीच वाला पैरामीटर का वैल्यू स्किप नहीं कर सकते हैं। आप अगर कहीं पर पैरामीटर के लिए वैल्यू दे रहे हैं तो उसके बाद उसके राइट में जितना भी हमारा आर्गुमेंट है सबको डिफॉल्ट वैल्यू देना ही पड़ेगा। अगर हमने प्रिंसिपल को डिफॉल्ट वैल्यू दिया है तो फिर बाकी को देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू कंसेप्ट नहीं, मतलब हम यहाँ पर तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप बीच वाला आर्गुमेंट स्किप नहीं कर सकते हैं। मतलब ये जो R का वैल्यू है वो टाइम को असाइन हो जाएगा, मतलब यहाँ टाइम हो जाएगा 0। ठीक है। ये जो एक मिनट, ये जो यहाँ पर हम लोग कॉल किया ना 0.12, तो इसके लिए इंटीजर पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 इसमें टाइम में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर ये प्रोग्राम तुम रन करके देखोगे तो ये जो टोटल अमाउंट है इसके केस में जो प्रिंसिपल है वो वही रह जाएगा, बाकी इधर वाला 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ओवरलोडिंग पर काम करेंगे। कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में, नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट के बेसिस पर अलग अलग हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा। ठीक है। इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।